इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डिपॉजिटरीज। इंडिया में कितनी डिपॉजिटरीज हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, डीमटेरियलाइजेशन और डीआरएफ क्या है, और कुछ जानेंगे हम आईएसआईएन के बारे में। इंडिया में बेसिकली दो डिपॉजिटरीज काम करती हैं और डिपॉजिटरीज के फंक्शंस हमने पहले पढ़े हुए हैं, जिसमें हमने बताया है कि डिपॉजिटरी बेसिकली हमारी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करके रखती हैं और उन्हें ट्रांसफर करने का काम भी डिपॉजिटरी ही करती है। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग इंडिया में दो डिपॉजिटरीज रजिस्टर्ड हैं और ये दोनों सेबी से भी रजिस्टर्ड है। फर्स्ट इज एनएसडीएल, एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये सिक्योरिटीज की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है वर्ल्ड की और इसके जो ऑपरेशंस थे वो अगस्त 1996 में स्टार्ट हुए थे। जो सेकंड डिपॉजिटरी है सीडीएसएल, सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इसने फंक्शन करना स्टार्ट किया था फरवरी 1999 में। अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट is an entity registered with SEBI under provisions. It acts as an agent between depositories and investors, and its main role is to maintain ownership records of investor in which form, in dematerialized format. So basically एक depository participant कौन है? सबसे पहली बात, उसका सेबी से रजिस्टर्ड होना जरूरी है और वो एक एजेंट की तरह काम करता है डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में। और इसका मेन रोल जो है, जो मेन फंक्शन है, वो है ओनरशिप रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। हमने देखा था कि जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते पहले टाइम में फिजिकल सर्टिफिकेट्स आते थे और कस्टमर खुद अपने रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करते थे। अब कस्टमर के बिहाफ पे ये रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन कर रहा है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। और किस फॉर्मेट में कर रहा है? डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में कर रहा है। तो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में होने से क्या है कि कस्टमर ने बाय किया, सेल किया, ऑटोमेटिकली एंट्री होती है और ये इस एंट्री का कौन सा सिस्टम? जस्ट लाइक अकाउंट्स, बुक एंट्री होती है। अगर आपने अकाउंट्स में भी कभी देखा होगा कि ट्रांसफर्स कैसे होती हैं, ए डेबिट टू बी, बी क्रेडिट टू सी, ऐसे एंट्रीज होती है। सेम इसी तरीके से ही जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है ये बुक एंट्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने 100 शेयर सेल किए रिलायंस के और बी ने परचेज किए, तो इट विल बी अ बुक एंट्री कि ए के अकाउंट से 100 शेयर्स जो हैं वो लेस हो जाएंगे और वो कहाँ चले जाएंगे? वो ए जो है वो माइनस हो जाएगा, ए के अकाउंट से माइनस हो जाएगा और सब बी के अकाउंट में प्लस हो जाएगा जाके। तो इट्स ऑल अबाउट एन एंट्री। इसमें कस्टमर को कुछ भी रिटेन नहीं करना है अपने पास, वो अपने वैसे रिकॉर्ड्स चेक करेगा कि इसकी ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली हुई हैं और वो कंप्लीट हुई हैं या नहीं। ये जो हमारा ऑनलाइन मॉड्यूल है डिपॉजिटरी का, जो ऑनलाइन सिस्टम है, ये अभी 1996 से ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो वो जो पुरानी सिक्योरिटीज हैं उनका उनका कैसे उनको ऑनलाइन लेके आया जाए, या कैसे, या वो फिजिकल में ही डील होती रहे और जो नई सिक्योरिटीज हैं सिर्फ वही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट बहुत पुरानी है। ऑनलाइन जो हमारी पूरा सिस्टम है वो बाद में शिफ्ट हुआ है, तो उसके लिए एक फैसिलिटी दी गई है डीमटेरियलाइजेशन की। डीमटेरियलाइजेशन में क्या होता है? हमारे जो फिजिकल शेयर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। डीमटेरियलाइजेशन समझने के लिए एक बार हम फिजिकल सर्टिफिकेट रिविजिट करते हैं। अगर हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास सिक्योरिटी है वो है एक बॉन्ड, और इस बॉन्ड की अगर आप डेट देखेंगे तो ये 1963 का है, बहुत पहले का है। फिर हम देखेंगे कि एक डिबेंचर है, फुल्ली पेड अप डिबेंचर है, और ये एक म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट है, और ये एक शेयर सर्टिफिकेट है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने 1940 में या 1980 में कोई शेयर परचेज किया था फिजिकल फॉर्मेट में, वो कंपनी अभी भी वर्किंग है, तो अब उसका जो शेयर है वो फिजिकल फॉर्मेट में है, तो उसको हम कैसे ऑनलाइन लेके आ सकते हैं, उसको कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डी मटीरियल, मटीरियल को हटा रहे हैं, मतलब जो हमारा फिजिकल मटीरियल है उसको खत्म कर रहे हैं हम लोग।
Dematerialization is the process by which a client can get physical certificates converted into electronic balances. An investor intending to dematerialize its securities needs to have an account with the DP. So इस process की completion के लिए क्या जरूरी है? एक account होना जरूरी है, वो है डीमैट account. डीमैट, मैट जो बना है वर्ड ये बना है मटेरियल से, मतलब कि हम किसी मटेरियल को डीके कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं और उसको किस फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं? उसको हम लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में. और इसके लिए जो फॉर्म यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है डीआरएफ, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म. इस फॉर्म को फिल करना पड़ता है कस्टमर को अगर उसे अपने फिजिकल शेयर्स जो है वो डीमटेरियलाइज कराने हैं. तो आइए हम देखते हैं कि डीमैट का प्रोसेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैविंग 100 शेयर्स सर्टिफिकेट्स, और ये फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं. अब उनको ये डीमटेरियलाइज कराने हैं. तो व्हाट ही विल डू, ही विल अप्रोच हिज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. हमें पता है कि हमारा जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्ट डिपॉजिटरी से डील नहीं करता है, वो डील करेगा अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से. हम ले लेते हैं कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो है वो उनका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है. तो वहां पे कौन होगा, वो जाएगा ब्रांच में और वहां पे कांटेक्ट करेगा अपने जो भी वहां पे रिलेशनशिप कस्टमर एग्जीक्यूटिव होंगे जो डीमैट देखते होंगे. तो फिर वो उनको गाइड करेंगे कि उनको एक फॉर्म भरना है जिस फॉर्म का नाम है डीआरएफ, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म. और इस फॉर्म की ट्रिप्लिकेट कॉपी होती है. ट्रिप्लिकेट यानी कि 3 कॉपीज होती है. इसको 3 लेयर्स में हमें फिल करना पड़ता है. फर्स्ट कॉपी जो होती है वो होती है डीपी कॉपी, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपने पास रखता है. एक होती है डिपॉजिटरी कॉपी और एक होती है कस्टमर कॉपी. कस्टमर कॉपी मीन्स कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट कि उसने ये फॉर्म दिया है. तो उसको जो एग्जीक्यूटिव है वहां पे, डीमैट एग्जीक्यूटिव है, वो इन्वेस्टर को, कस्टमर को असिस्ट करेंगे, उनको फॉर्म प्रोवाइड कराएंगे. कस्टमर उसे फिल करेगा विद डिटेल्स और साथ में उसे क्या देना पड़ेगा, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट. जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है वो उनको सरेंडर करना पड़ेगा और डीपी उस पे स्टैंप लगाएगा. स्टैंप किस चीज की होगी, सरेंडर्ड फॉर डीमटेरियलाइजेशन. सरेंडर फॉर डीमटेरियलाइजेशन की ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ये डीमटेरियलाइजेशन के लिए सरेंडर किया जा चुका है. तो ये पूरा प्रोसेस है. उसके बाद डीपी क्या करता है, डीपी कस्टमर को उसके एक्नॉलेजमेंट दे देता है और शेयर सर्टिफिकेट के साथ जो फॉर्म है आगे डिपॉजिटरी में सबमिट कर देता है. अगर सारी चीजें इन ऑर्डर हैं, कस्टमर के साइन मैच हो जाते हैं, कस्टमर का नाम, बहुत सारी चीजें चेक करनी होती है. फॉर एग्जांपल कई बार ये होता है कि डीमैट अकाउंट सिंगल होल्डर के नाम है जबकि जो शेयर सर्टिफिकेट है वो जॉइंट होल्डर्स के नाम है, या वाइसा वर्सा भी हो सकता है. या कई बार ऐसे होता है कि शेयर सर्टिफिकेट पे नाम है मिस्टर ए और डीमैट अकाउंट खुला हुआ है मिस्टर ए कुमार या मिस्टर ए सिंह के नाम से. तो ये काफी सारी टेक्निकलिटीज होती है, इसमें फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं. तो इन सब चीजों के बाद अगर हम मानते हैं कि सारी चीजें कस्टमर की टेक्निकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हैं, तो अगर डिपॉजिटरी के पास जाएगा, सब चीजें ओके हो जाएंगी, तो फिर वो जो शेयर है वो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू डीमैट फॉर्म. और वो कहाँ क्रेडिट हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होगा कस्टमर की डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट में. तो ये पूरा प्रोसेस है डीमटेरियलाइजेशन का. तो ये सारा प्रोसेस है डीमटेरियलाइजेशन का. डीमटेरियलाइज का जो ऑपोजिट है वो है रीमटेरियलाइज. रीमटेरियलाइज एज द नेम सजेस्ट, रीमटेरियलाइज कि कोई चीज जो थी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में थी उसको हम दोबारा से फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं रीमटेरियलाइजेशन. और उसके लिए जो फॉर्म यूज होता है वो कहलाता है RRF. सो दिस इज द फॉर्म जो कि यूज होता है
रीमटेरियलाइजेशन के लिए। और इसमें जो कस्टमर है अपने इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग को फिजिकल में कन्वर्ट करता है। इट्स जस्ट ऑपोजिट ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। सेम इसके लिए भी कस्टमर डीपी को अप्रोच करेगा और वहां पे जाके आरआरएफ फॉर्म फिल करेगा। अब हम एक क्लोज लुक लेते हैं एक शेयर सर्टिफिकेट की, ताकि हम और अच्छे से इसे समझ सकें। ये एक शेयर सर्टिफिकेट है जो कि रिलायंस का है। इसमें शेयर सर्टिफिकेट नंबर हमें दिखाई दे रहा है, ये सर्टिफिकेट नंबर है, ये शेयर्स के सीरियल नंबर्स हैं, ये कस्टमर का फोलियो नंबर है, ये हमारे सारे इन्वेस्टर्स के नाम है। इसमें 3 इन्वेस्टर्स हैं, ये फेस वैल्यू है शेयर की, और ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स। इसमें सर्टिफिकेट नंबर होता था, फोलियो नंबर होता था, शेयर के सीरियल नंबर्स होते थे, डिस्टिंक्टिव नंबर्स कहते थे कि एक नंबर दिया होता था कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस में बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 350 टू 354 ये शेयर का सीरियल नंबर है। आगे का तो पूरा नंबर सीरीज में सेम ही चल रहा है और ये नंबर चेंज होता जाएगा जैसे जैसे शेयर नंबर बढ़ते जाएंगे, लाइक 350 टू 354, फिर 400 टू 415, जिस कस्टमर को भी जैसा अलॉट हुआ है। तो बेसिकली ये सीरियल नंबर है शेयर का 350 एंड 354, मतलब इसमें टोटल काउंट 5 शेयर्स आ रहा है। तो डीमटेरियलाइजेशन में क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ये एलिमिनेट हो जाती हैं। कोई भी सर्टिफिकेट नंबर नहीं रहता है डीमेटलाइज फॉर्म में, और ना ही कोई शेयर के सीरियल नंबर्स रहते हैं, और ना कोई फोलियो नंबर होता है। कस्टमर का केवल डीमैट अकाउंट होता है। तो जो जितने भी डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स होते हैं उनको हम फंजिबल बोलते हैं, दैट मीन्स इंटरचेंजेबल, और उनके कोई भी डिस्टिंक्टिव नंबर्स नहीं होते इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। नाउ वी विल सी अबाउट the electronic statement, demat statement. So this is an online statement of investment. This is a specimen copy, तो काफी blur है ये, बट हम इसमें देख सकते हैं कि कुछ informations दी गई हैं। इसमें इन्वेस्टर की डिटेल्स होती हैं, उसका नेम, फोन नंबर एंड अकाउंट एड्रेस along with पैन नंबर, ये सब चीजें इसमें रहती हैं। कस्टमर का नाम, इसके अलावा सारी जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो सारी इसमें मेंशन होंगी। कंसोलिडेटेड अकाउंट समरी होती है इसको डीमैट। इसमें कस्टमर के बॉन्ड्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं, सारे इन्वेस्टमेंट जो है इसमें शो होते हैं। इसको कैम्स या कार्वी जो है वो हमारे रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू कस्टमर्स को उनके जो बेसिकली डीपी होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी के थ्रू ये स्टेटमेंट्स उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। डिटेल्स लाइक कि कितने शेयर्स हैं उनके पास, कितने बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। इनिशियली पहले शेयर्स ही डीमटेरियलाइज ऐसा माना जाता था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, बट आजकल इन टूडेज टाइम म्यूचुअल फंड्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हैं, बॉन्ड्स भी हैं और डिबेंचर्स भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हैं। Now we will discuss about the ISIN. What is an ISIN all about? जैसा कि हमने पढ़ा है कि अब सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गई हैं, तो जो ट्रेडिंग है वो भी ऑनलाइन होने लगी है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कस्टमर को पंच करनी होती है, मतलब कस्टमर का जो ट्रेड है जिसको हम सौदा भी कहते हैं वो पंच करना होता है। अब फॉर एग्जांपल BSE में अराउंड 6000 के अराउंड स्टॉक लिस्टेड है और NSE में 3500 प्लस स्टॉक लिस्टेड है। तो शेयर्स को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, एक ही कॉर्पोरेट हाउस के मल्टीपल शेयर्स होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील का। तो इनको डिफरेंशिएशन करने के लिए ISIN का यूज होता है। ISIN इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंडिया में ISIN अलॉट करने का जो जिम्मेदारी है वो सेबी ने NSDL को दिया हुआ है। तो NSDL है कि जो भी पुराने शेयर्स के ISIN तो अलॉटेड है, अगर कोई भी नई कंपनी लिस्ट होती है, कोई नया IPO आता है तो उसको NSDL जो है वो ISIN अलॉट करता है। ISIN ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। That is all with this session. Thank you so very much.